Before I start Meniere's disease, I need to tell you something कि इसमें Meniere's जब लिखते हैं ना जिसमें men आता है, it's just a way to remember कि इसकी predominance जो है ना men में होगी. ठीक हो गया? Meniere's disease. अब इसमें होगी क्या कह रहा है endolymphatic hydrops. Hydrops mean edema, swelling. और endolymphatic endolymph कहाँ पे है? Where does endolymph lie? Inner ear anatomy में endolymph किस जगह पे होता है? Chapter number 15, Meniere's disease. पेज नंबर 111. कहाँ पे होता है एंडोलिम्फ? एंडोलिम्फ के साथ और भी तो होता है ऑर्टिक लेब्रिंथ में होता है, ऑर्टिक बोनी होता है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में होता है. कल डिफरेंस बताया है कि बोनी के अंदर छोटी छोटी मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके अंदर एक फ्लूइड होता है एंडोलिम्फेटिक. एक एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है, एक पेरिलिम्फ फ्लूइड होता है. ठीक हो गया? स्केला वेस्टिबुली, स्केला टेम्पनाई में पेरिलिम्फ होता है, स्केला मीडिया में जो होता है ना एंडोलिम्फ होता है. एंडोलिम्फ फ्लूइड कौन सा हो गया? आई एम राइटिंग इट है स्केला मीडिया में. तो अब इसमें क्या हुआ कि एंडोलिम्फ फ्लूइड ज्यादा हो गया विच इज कॉजिंग एडिमा इन द एयर. इज इट क्लियर? इट्स नॉट एक्चुअली एडिमा लेकिन स्वेलिंग सी है. अभी दिखाती हूँ किस जगह पे एक्यूरेटली. स्केला मीडिया एंड वी आर इन इनर एयर. तो इनर एयर में कोई भी कौन सी वाली डिफनेस है? इनर एयर में कौन सी वाली डिफनेस है? सेंसिन्यूर हेयरिंग लॉस. अच्छा, और आज की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ की लोकेशन, कॉम्प्लिकेशन और फंक्शंस लिख के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने सब में. ठीक है? तो स्केला मीडिया हैज एंडोलिम्फ फ्लूइड एंड इट कॉजिंग एडिमा, स्वेलिंग हो गई है. अब देखते हैं स्वेलिंग क्यों हो गई है आपके इनर एयर में, विच इज कॉजिंग सेंसिटिव न्यूरल हेयरिंग लॉस. दोबारा से डिवीजन बताइए. एक्सटर्नल किनार आपका एक्सटर्नल एयर, अब जिसमें पेना होता है, ऑरिकल होता है, जहाँ पे बोन्स हैं वो आपका एयर ड्रम है और बोन्स है आपका मिडल लेयर है. फिर हम अंदर आ गए यहाँ पे कॉक्लिया पे और सेमी सर्कुलर किनाल पे. वी आर डूइंग इनर एयर. इनर एयर में सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होती है. सिंपल रूल ऑफ थंब से याद रखना है बिकॉज वी आर इनर एयर. फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे के सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कैसे. अच्छा, मेनियर डिजीज में पहले अब नॉर्मल एयर में देखो और फिर मेनियर्स डिजीज में देखो. मुझे बताओ कि इन दोनों पिक्चर्स में डिफरेंस क्या चीज नजर आ रही है? किस चीज का एडिमा नजर आ रहा है? स्वेलिंग नजर आ रही है किस चीज में? नर्व में स्वेलिंग? रॉन्ग. जो नर्व कह रहा है दे नीड टू गो बैक एंड स्टडी इंटरनल एयर की एनाटमी. मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में है स्वेलिंग, राइट. अच्छा, ये देखो नॉर्मल में देखो ये वाली चीज पतली सी है, यहाँ पे देखो ये मोटी हो गई है. सेमी सर्कुलर कैनाल में सारी की सारी मोटी हो गई है और ये नॉर्मल है. आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि यहाँ से ये स्वेलिंग हुई हुई है, यहाँ से ये स्वेलिंग हुई हुई है. ये एंडोलिम्फेटिक डक्ट है विच इज मेड अप ऑफ सेक्यूल एंड जुट्रिकल. सेमी सर्कुलर कैनाल्स में भी और एंडोलिम्फेटिक डक्ट में, दोनों में स्वेलिंग हुई हुई है. अभी इसका मैकेनिज्म में चीजें करते हैं कि कैसे हुई है स्वेलिंग और व्हाट हैपेंड एक्चुअली. ठीक हो गया? अब ये इसने दोबारा से दिखाया हुआ है. अंदर जो है ऑटिक कैप्सूल रिमूव करें तो अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट मेम्ब्रेन्स होती हैं. ठीक है? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में. अच्छा, ये डिसऑर्डर है इनर एयर का वेयर एंडोलिम्फेटिक सिस्टम इज डिस्टेंडेड. डिस्टेंडेड मींस फूल गया है विद एंडोलिम्फ. इसमें जब ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स और अपना एंडोलिम्फेटिक सैक, ये दिस इज एंडोलिम्फेटिक सैक और ये बैलेंस कैनाल, ये दोनों डिस्टेंड होंगी. जब ये बैलेंस कैनाल डिस्टेंड होंगी तो इसकी बैलेंस की इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाएगी. जब ये डिस्टेंडेड है तो बैलेंस खराब हो जाएगा और चक्कर आने लग जाएंगे. ठीक है? चक्कर आने लग जाएंगे. और लिम्फेटिक की सैक की जो स्वेलिंग होगी यहाँ पे ये, तो इससे क्या होगा? बैक प्रेशर डेवलप होगा और इंफॉर्मेशन जो साउंड वेव्स हैं वो डिस्टॉर्टेड होकर ब्रेन की तरफ जाएंगी. इज इट क्लियर?
कल हमने पढ़ा था कि एक बोनी कैप्सूल है, बोनी के अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट मेम्ब्रेन्स है, मेम्ब्रेन्स के अंदर फ्लूइड है। आज हम पढ़े वो फ्लूइड ज्यादा हो गया, ठीक है, फ्लूइड ज्यादा हो गया। अब जो तो सेमी सर्कुलर कैनाल जिनका फंक्शन है क्या चीज है, बैलेंस इन्फॉर्मेशन, वो ज्यादा भर गई हैं, तो अब उनसे आपका बैलेंस खराब होगा। और दूसरी बात है, जो नर्व में कंडक्शन लेके जानी है ब्रेन में, वो भी ज्यादा ओवर डिस्टेंडेड है, तो वो भी ठीक से काम नहीं कर सकेगी। तो है फ्लूइड से मेम्ब्रेनस में है, बोनी के अंदर कुछ भी नहीं है, बोन है अंदर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड है। इज इट क्लियर? पहले है बोन, बोन के अंदर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड। अब फ्लूइड क्या हो गया है, डिस्टेंड हो गया, ज्यादा हो गया, उसकी एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रही है, उसकी प्रोटेक्शन ज्यादा हो रही है, ठीक है। बैक प्रेशर इसलिए आ रहा है क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा हो गई है। तो अब अगर जो बैलेंसिंग के नाल में ज्यादा हो गया तो उससे क्या होगा, बैलेंस की इंफॉर्मेशन खराब हो जाएगी। और अगर आपका एंडोलिम्फेटिक सैक वगैरह में ज्यादा है तो उससे क्या होगा, डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन जाएगी आपके ब्रेन को, आपको साउंड वेव्स ठीक से सुनाई नहीं देंगी या ज्यादा सुनाई देंगी। हाँ, बैलेंस कैनाल हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स को बोल रहे हैं। अच्छा, इसका आंसर बताओ, व्हाट इज एंडो, वेयर इज एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड फॉर्म? काला मीडियम है। तो स्काला टेम्पनाई में कौन सा वाला फ्लूइड होता है? शाबाश, यहाँ पे पेरीलिम्फ होता है। एंडोलिम्फ फॉर्म तो स्केला मीडियम में होता है, एब्जॉर्ब किधर होता है? किसी को आइडिया है कि एब्जॉर्ब किधर होता है वो? फॉर्म तो सबने बता दिया, स्केला मीडिया में होता है, एब्जॉर्ब किधर होता है? एंडोलिम्फेटिक सैक में होता है एब्जॉर्ब। इसीलिए वो बैक प्रेशर कर रहा है, क्योंकि एंडोलिम्फेटिक सैक से वापस चला जा रहा है, क्योंकि वहां पे एब्जॉर्प्शन काम नहीं हो रही। देखो, एंडोलिम्फ जो है ना, एक तो प्रोड्यूस हो रहा है स्काला मीडिया में, किस मेम्ब्रेन से, स्ट्राया वेस्कुलरिस से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक हो गया। और एब्जॉर्ब कहाँ हो रहा है, एंडोलिम्फेटिक सैक से। अब समझ आया बैक फ्लो क्यों हो रहा है एंडोलिम्फेटिक सैक में, क्योंकि वहां पे एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए आया है, लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, उल्टा पीछे जा रहा है। अब समझ आया बैक फ्लो क्यों हो रही है, क्योंकि एंडोलिम्फेटिक में उसने एब्जॉर्ब होना है, वो एब्जॉर्ब हो नहीं रहा, स्कैला मीडिया में स्ट्राया वास्कुलरिस से वो बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लीड्स टू बैक प्रेशर लीडिंग टू स्वेलिंग। वो इसीलिए बैक प्रेशर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड आता है एब्जॉर्ब होने के लिए, बट एब्जॉर्प्शन इज नॉट वर्किंग, इसीलिए बैक प्रेशर है। एंडोलिम्फेटिक सैक की लोकेशन है इनर एयर, इट इज मेड अप ऑफ सेक्यूल एंड जुट्रिकल। इज इट क्लियर कि जो पूछ रहे थे बैक प्रेशर कैसे डेवलप हो रहा है, क्योंकि एंडोलिम्फेटिक में वो ट्रेवल करके जा रही है फॉर एब्जॉर्प्शन, बट इज अनएबल टू गेट एब्जॉर्ब। सही, ऐसा नो ताकि हम आगे चलें। अच्छा, वन ऑफ द असाइनमेंट्स टुडे इज पेज नंबर 9 पे इंटरनल एयर की एनाटमी लिखी हुई है, उसको रीड करना है एंड लेट मी नो कि बोनी लेब्रिंथ क्या होता है, बोनी लेब्रिंथ में क्या होता है, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और कॉक्लिया। फिर उसके अंदर क्या पड़ी हुई, डक्ट्स पड़ी हुई, मेम्ब्रेन्स पड़ी हुई, उन्हीं सेम स्ट्रक्चर्स के अंदर, उन्हीं सेम नामों की। ठीक है, कल मैंने दिखाया था ये। तो ये पेज नंबर 9 को रीड करना है धींगरा से, रीड करके मुझे बताना है कि समझ आ गई इंटरनल एयर की कि नहीं, इंटरनल एयर एनाटमी की। ठीक है, इंटरनल एयर एनाटमी का मुझे बताना है कि समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, आवाज क्लियर है? किस किस को वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है?
अच्छा, उसके बाद देखो बोनी लेब्रिंथ में कॉक्लिया है आपका, सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है पोस्टीरियर, सुपीरियर और लेटरल। ठीक है, इनको जब वो काटते हैं बोन को काटते हैं तो फिर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ आती है। ठीक है, जिसके अंदर एंडोलिम्फेटिक सैक है, जिसकी आज हम प्रॉब्लम पढ़े। ये देखो सेक्यूल और यूट्रिकल से बन रही होती है। ठीक है, सेक्यूल और यूट्रिकल से ये वाली सैक बन रही है। अंदर सारी डक्ट्स हैं, कॉक्लिया के अंदर कॉक्लियर डक्ट है। ठीक हो गया। ये मोटी सी बात है कि बोन के बनी हुई है लेब्रिंथ। फिर उसके बाद क्या बना हुआ है, अंदर मेम्ब्रेन्स है। कॉक्लिया के अंदर कॉक्लियर मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, वेस्टिब्यूल के अंदर सेक्यूल यूट्रिकल है, और सेक्यूल यूट्रिकल से एंडोलिम्फेटिक डक्ट और सैक बन रही है। इज इट क्लियर? पैथोलॉजी तो मैंने अभी तक कराई ही नहीं है हफ्ता। रिवाइज कैसे करा दूं, मैंने अभी तक पैथोलॉजी कराई नहीं, अभी तो मैं एनाटॉमी करा रही हूँ सिर्फ। एनाटॉमी क्लियर होगी, बोनी लेब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, एंडोलिम्फेटिक डक्ट के अंदर फ्लूइड कौन सा है? अच्छा, अब हम करें इसकी पैथोलॉजी कि हुआ क्या इसमें। ऑब्स्ट्रक्शन हो गई एंडोलिम्फेटिक डक्ट की। ठीक है, या तो क्या हुआ कि उसमें एब्जॉर्प्शन एंडोलिम्फ की खत्म हो गई है, या फिर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, इसीलिए एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स हो रहे हैं। एब्जॉर्प्शन डिक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज, तो डिस्टेंशन होगी। डिस्टेंशन इज बैलूनिंग आउट। डिस्टेंशन इज बैलूनिंग आउट ऑफ एंडोलिम्फेटिक सैक। बैलूनिंग आउट ऑफ एंडोलिम्फेटिक सैक, उससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर और रप्चर हो जाएंगी इनर मेम्ब्रेन। जब इनर मेम्ब्रेन्स रप्चर होंगी तो इट कैन लीड टू वर्टिगो, टिनाइटिस, हेयरिंग लॉस। हेयरिंग लॉस कौन सा होगा? सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। अब बताओ कि पैथोफिजियोलॉजी, ओके रिपीट करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में क्या हुआ है कि एंडोलिम्फेटिक डक्ट में एंडोलिम्फ ज्यादा बन के आ गया है। बनता कहाँ पे? स्केला मीडिया पे। कोई ऐसी नॉर्मेलिटी हुई है जिससे उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है। दूसरा, या इसकी अब्जॉर्प्शन एंडोलिम्फ में कम हो गई है। इससे क्या हुआ, एंडोलिम्फेटिक सैक डिस्टेंड होगी है बैलून की तरह, अभी दिखाइए मोटी हो जाती है। और उससे क्या होगा कि प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और इनर मेम्ब्रेन्स रप्चर भी हो सकती हैं। जब इनर मेम्ब्रेन्स रप्चर होंगी तो कैन लीड टू वर्टिगो। वर्टिगो चक्कर आते हैं। टिनाइटिस का मतलब है कानों में घंटियां बजती हैं। और हेयरिंग लॉस होगा, जो कि सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा। माम आपकी तरफ होगा आवाज का इशू, बाकी लोग कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहे। इज इट क्लियर? पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन कर लो कि क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है। एंडोलिम्फ फ्लूइड क्या कि उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, ठीक है, या प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है? दोनों काम है। ठीक है, या एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही या प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। मेम्ब्रेन्स बताती हूँ कौन सी वाली फट जाती है, अभी दिखाती हूँ मेम्ब्रेन्स कौन सी वाली। ये देखो, ऊपर पेरीलिम्फ है। पेरीलिम्फ किस में होते हैं? स्केला वेस्टिबुलर। ठीक हो गया। एंडोलिम्फ हो गया स्केला मीडिया में, और पेरीलिम्फ हो गया स्केला टेम्पनाई में, ये वाला। इस वाली मेम्ब्रेन को वेस्टिबल मेम्ब्रेन कहते हैं या रीजनल मेम्ब्रेन कहते हैं? अब क्या चीज ज्यादा हो गई है, बताती हूँ वर्टिगो से ज्यादा चीजें क्या हो रही है। क्या चीज ज्यादा हो गई है एयर के अंदर, कौन सा वाला फ्लूइड? इज इट पेरीलिम्फ और इज इट एंडोलिम्फ? एंडोलिम्फ ज्यादा हो गया है। जब एंडोलिम्फ ज्यादा भर जाएगा तो ये ऐसे करके बाहर बल्ज आउट करेगा और बर्स्ट हो जाएगा। पहले इतना होगा, फिर इतना होगा, ना इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है
और इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, ये फट जाएगा प्रेशर से, प्रेशर इंक्रीज होगा उसके बाद ये फट जाएगा। अच्छा, वर्टिगो तब होता है जब रप्चर होता है रीजनल मेम्ब्रेन का और पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, जब ये फटेगा तो एंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ मिक्स हो जाएंगे, तब वर्टिगो होगा, चक्कर आएंगे। इज इट क्लियर कि एंडोलिम्फ बढ़ता चला जा रहा है, फिर उसका रप्चर हो जाएगा और फिर एंडोलिम्फ पेरीलिम्फ मिक्स होगा, जब एंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ मिक्स होंगे तो तब चक्कर आएंगे। जब मेम्ब्रेन्स का रप्चर होगा तभी चक्कर आएंगे। अच्छा, अब इटियोलॉजी करें। इटियोलॉजी का मीनिंग होता है क्या रीजंस हैं, कॉजेस क्या है इसकी। एक लिखा हुआ डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ एंडोलिम्फेटिक सैक। ऐसा क्या हुआ कि डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो गई। अच्छा, हाइड्रॉप्स का मतलब होता है एडीमा, स्वेलिंग। जहीर, इज इट क्लियर नाउ। हाइड्रॉप्स का मतलब होता है स्वेलिंग। सैक में इस्कीमिया हो सकता है, ब्लड सप्लाई कम हो सकती है जिसकी वजह से इट स्टॉप्स एब्जॉर्बिंग। दूसरा है इसमें वेजोमोटर या स्ट्रेस सब्सटेंस, इसमें क्या होता है प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। आई एम राइटिंग हियर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है, उसके बाद क्या होता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाती है एंडोलिम्फ की। उसके बाद लिखा हुआ एलर्जी। एलर्जीज में क्या होता है, एलर्जीज में क्या होता है। मैं भी कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, मैं एलर्जीज में क्या होता है। हाँ जी, स्ट्रेस में सिंपैथेटिक होता है ना, तो सिंपैथेटिक से क्या होता है, इंक्रीज जाती है। स्ट्रेस जब आप लेते हो तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ एंडोलिम्फ इंक्रीज हो जाती है। एलर्जीज में क्या होता है, ड्यू टू हिस्टामीन रिलीज, बॉडी जो होती है शॉक में चली जाती है, तो इनर एयर भी शॉक में चले जाता है और ये एक्सेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं एंडोलिम्फ, इसमें भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। उसके बाद सोडियम और वाटर रिटेंशन में एडिमा होता है बॉडी में। जब आप सोडियम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो या वाटर ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, किसी को मैकेनिज्म याद हो, जैसी बॉडी में आप सोडियम रखते हो तो आप वाटर भी रिटेन करते हो, क्योंकि जहां पे सोडियम रहता है वहीं पे वाटर जाता है। इज इट क्लियर। तो सोडियम और वाटर रिटेंशन जितना आप ज्यादा कंज्यूम करोगे उतनी ज्यादा बॉडी में रिटेंशन हो जाएगी। ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगी, यहाँ पे रिटेंशन हो रही है। उसके बाद एक है हाइपोथायराइडिज्म। इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि इसका लिखा ही नहीं हुआ बुक में। हाइपोथायराइडिज्म में भी आपको मीनियस डिजीज होगी, और द पर्सन, अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है उसको थायराइड पर फाइट करवाइए और साथ ही उसको सेंसिटिव न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाता है सिनेरियो में, तो व्हाट विल यू सस्पेक्ट। व्हाट विल यू सस्पेक्ट कि अब किसी को हाइपोथायराइड की थायराइडिज्म है और ऑल ऑफ अ सडन वो आपको रिपोर्ट करता है कि मुझे सेंसिटिव सुनाई देना कम हो गया, चक्कर भी आते हैं, तो मीनियस डिजीज है, तो इसको ट्रीट कैसे करेंगे आप, इसको थायराइड ड्रग्स दोगे। उसके बाद फूड एलर्जी वाला जो कह रहे हैं ना, बॉडी शॉक में चली जाती है जब एलर्जी होती है, तो और हिस्टामीन से क्या होता है, एक्सेस प्रोडक्शन हो जाती है एंडोलिम्फ की। एलर्जीज में हिस्टामीन आती है, हिस्टामीन रिलीज होती है और उससे क्या होता है, एंडोलिम्फ की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। बाकी ऑटोइम्यून और वायरल इटियोलॉजी का अभी तक मैकेनिज्म अननोन है। बाकी ये कॉजेज आपने सारी लिखनी है, इसमें से एक्सप्लेन कर सकते हो आप स्ट्रेस। स्ट्रेस से क्या होता है, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है। फूड एलर्जी में हिस्टामीन विल इवेंचुअली लीड टू शॉक इन इनर एयर एंड एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एंडोलिम्फ। ठीक हो गया। सोडियम और वाटर रिटेंशन ज्यादा होगी तो उससे
हाइपोथायराइड और मैकेनिज्म अननोन है, लेकिन अगर आपको पास आता है हाइपोथायराइड का एक पेशेंट है, थायराइड प्रोफाइल आपके देखते हो, उसके बाद भी कहते हैं आप सुनाई देना कम हो गया, आप चेक करते हो तो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस आती है, तो वो बंदा किस चीज से बेनिफिट करेगा? थायराइड की ड्रग दे दो तो उसकी मेनियस डिजीज विल गेट मच मच बेटर। एंडोलिम्फेटिक सैक इज नॉट वर्किंग एंड एब्जॉर्प्शन, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, इस्चीमिया आ सकता है, वेस्कुलरिटी पुअर है तो एब्जॉर्प्शन भी पुअर है। ठीक हो गया? वेस्कुलरिटी पुअर है तो ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी पुअर है, क्योंकि जो भी चीज एब्जॉर्ब होती है एब्जॉर्ब की वापस ब्लड में जाती है। अगर इसमें अगर हम ब्लड सप्लाई एंडोलिम्फेटिक सैक की कम कर दें, इस्चीमिया हो जाए, तो वो किधर एब्जॉर्ब करके एंडोलिम्फेटिक सैक उसको एंडोलिम्फ को भेजे? सोडियम जब आप रिटेन करते हो तो उससे वाटर भी रिटेंशन हो जाती है, सेम मैकेनिज्म इन एंडोलिम्फ। अगर आप सोडियम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो एंडोलिम्फ विल बी मोर इन योर बॉडी। अच्छा, इसमें दोबारा उन्होंने सारे इटियोलॉजिकल और सिम्टोमेटोलॉजी एक्सप्लेन की हुई एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स एडीमा एंडोलिम्फ के एक्सेस की वजह से। अब एक है डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन, इसमें इस्चीमिया हुआ, एंड देन इस्कीमिया हुआ तो उसके बाद वो वापस एंडोलिम्फ को लेके नहीं जा सकता ब्लड में, ब्लड सप्लाई कम हो गई है। फूड एलर्जी में हिस्टामिन ज्यादा रिलीज हुआ तो प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, एंडोलिम्फ की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। ऑटोइम्यून और वायरल के वी डोंट नो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म, स्ट्रेस से क्या हुआ, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा हुई तो उससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, बॉडी में सोडियम ज्यादा हुआ तो इट केप्ट रिटेनिंग, अनेबल टू सिक्रीट एंडोलिम्फ, तो एंडोलिम्फ इवेंचुअली ग्रेट हो गया। एंडोक्राइन में क्या हुआ, हाइपोथायराइडिज्म के साथ एसोसिएटेड है, हाइपोथायराइड के पेशेंट को सेंसिटिव न्यूरल हेयरिंग लॉस हो जाएगी ड्यू टू मेनियर्स डिजीज। अब सिम्टम्स क्या क्या है इसके, ये सारे इन्होंने सिम्टम्स दिए हैं। पेशेंट विल हैव एपिसोडिक वर्टिगो, फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस, टिनाइटिस, कानों में घंटियां बजेंगी और ऐसा लगेगा कान भरा भरा सा है। भरा भरा सा क्यों है? क्योंकि उसमें एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड ज्यादा हो गया। अच्छा, अब एज जो होगी, दिस इज इम्पोर्टेंट, 35 to 60 years का आदमी आएगा तो कैन दिस डिजीज नॉट हैपन इन वुमेन? बताती हूँ, फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। कैन दिस डिजीज नॉट हैपन इन वुमेन? इट कैन, बट मोर कॉमनली इट हैपेंस इन मेन। तो सिनेरियो में मीनियर्स, मीनियर्स में एम आता है, इट्स मोर कॉमन इन मेन। ठीक हो गया? उसके बाद पूरी बॉडी का ये और डिसऑर्डर है, कोई इन्फेक्शन तो हुई नहीं, यूनिलेटरल क्यों है? सिम्टम्स में एक्सप्लेन करती हूँ विद इन अ सेकंड, पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। यूनिलेटरल है, बायलेटरल क्यों नहीं है ये? इट सेज कि डिजीज स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करके दोनों एयर्स में हो सकती है जब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करे तो वो दोनों एयर के साथ हो, लेकिन इट स्टार्ट्स के पहले सिर्फ एक एयर में होता है एंड देन इट प्रोग्रेसेस टू योर बोथ एयर्स। स्टार्ट में एक एयर का प्रॉब्लम होता है और फिर दोनों को इन्वॉल्व कर लेता है। अच्छा, इसको अब आ गया सिम्टम्स एक्सप्लेन करने की बारी। सिम्टम्स ऐसे एक्सप्लेन करने, एपिसोडिक वर्टिगो, एकदम से चक्कर आने लग जाते हैं, सडन इन ऑनसेट। क्या मतलब हुआ इसका? के फ्लूइड ज्यादा हो गया। ट्रिगर्स क्या क्या थे? आई कंज्यूम्ड मोर सॉल्ट, या मुझे फूड एलर्जी हुई, या मैंने स्ट्रेस लिया, तो फ्लूइड ज्यादा हो गया। ठीक है, एकदम से। वर्टिगो किस लिए हुआ था? जबकि मेम्ब्रेन्स डिस्टेंड करती हैं, ये था स्काला मीडिया, ऊपर रीजनल मेम्ब्रेन थी, इधर क्या था, स्कैला वेस्टिबुली, इधर नीचे था स्कैला टेम्पनाई। जब ये मेम्ब्रेन एक्सटेंड की और जब पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ मिक्स होता है तब चक्कर आना शुरू करते हैं। ठीक हो गया? तो जब ये इतना ज्यादा बढ़ गया, कोई ट्रिगर था उसकी वजह से मुझे चक्कर आने लग गए। इज इट क्लियर कि एपिसोडिक क्यों होगा? क्योंकि कोई ना कोई ट्रिगर था। मे बी इट वॉज फूड एलर्जी, मे बी आई कंज्यूम्ड मोर सॉल्टी फूड, मे बी आई वॉज इन स्ट्रेस।
ठीक हो गया। उसके बाद है फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस। आई नीड टू एक्सप्लेन दिस के फ्लक्चुएटिंग कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी कभी खराब हो जाता है। देखो हर वक्त तो ट्रिगर्स प्रेजेंट नहीं है ना, तब फ्लूइड सही कर रहा है, थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन हो रही है और प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है। तो जब ज्यादा ऑल ऑफ अ सडन कोई ट्रिगर है, ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, तभी सिर्फ हेयरिंग लॉस ज्यादा होता है। वैसे ही सेम प्रोसेस है टिनाइटिस। रिंगिंग साउंड भी तब प्रोड्यूस करती है जब वो फुली डिस्टेंडेड होता है। टिनाइटिस का मतलब है रिंगिंग साउंड, कानों में घंटियां बजती हैं, स्वेलिंग जो होती है वो डिस्टॉर्ट कर देती है साउंड को। अगर थोड़ी सी आवाज आ रही है, घंटियां खाम खा बजने लग जाती हैं। यस, जब एंडोलिम्फ क्वांटिटी नॉर्मल है तो हेयरिंग बिकम्स नॉर्मल, इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो रही है। अच्छा, सेंस ऑफ ऑरल फुलनेस, ऐसा क्यों लगता है कान सारा टाइम भरा भरा है? ये प्रेशर है कान में, ये क्यों लगता है सारा वक्त उस पेशेंट को? फ्लूइड ज्यादा हुआ उसकी वजह से उसको लगता है। अच्छा, लेट मी शो यू समथिंग। आवाज आ रही है? अच्छा, ये मैंने सिर्फ 4 सेकेंड की आवाज थी, जो रोरिंग साउंड, जो रोरिंग टाइप की घंटियां बज रही थी। तो यू कैन रियलाइज कि कितना अनोइंग था। ये सिर्फ 4 सेकेंड प्ले की थी। उस बंदे को जिसको एक्यूट अटैक होगा मेनियस डिजीज का, 20 मिनट्स तक ऐसा शोर आता रहेगा। कितने लोगों को सुनाई दिया है जो मैंने क्लिप प्ले की है? यस, टीवी केबल के सिग्नल जैसे आ रही थी और बहुत अनोइंग थी। अच्छा, जो जिसको मिनियस डिजीज होगी, इस शोर के बाद उसको क्या होगा? कल हमने एक फिनोमेना पढ़ा था, टुलियो फिनोमेना। टुलियो फिनोमेना पढ़ा था, जो मैंने असाइनमेंट भी दी थी कि आप लोगों ने सबने लिखना है। क्या होगा अगर ये मैं शोर कानों में घंटियां बजती रहेंगी? तो मुझे उल्टी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, वर्टिगो होगा, वेरी गुड, वॉमिटिंग हो जाएगी, गिडी फील होगा। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स याद रहेंगे। चक्कर आएंगे, चक्कर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेम्ब्रेन फट गई है, एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ मिक्स हो गया। फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस होगा सिर्फ तभी होगा जब स्ट्रेस फैक्टर्स होंगे और सारा वो डिस्टेंडेड हो जाएगी आपकी एंडोलिम्फेटिक सैक। टिनाइटिस होगा। टिनाइटिस आप एक्सप्लेन कर सकते हो आप आफ्टर द क्लिप? कैन यू एक्सप्लेन टिनाइटिस? टिनाइटिस एक्सप्लेन कर सकते हो? यस, रोरिंग साउंड आएगी कानों में, शोर आता रहेगा। उसके बाद ओरल फुलनेस, क्योंकि ज्यादा स्वेलिंग हुई हुई है तो हर को ऐसा लगेगा कान भरा भरा सा है। 4 ये क्लिनिकल फीचर्स हैं, शुड बी ऑन योर टिप्स। अगेन, जो एयर साउंड है, हेयरिंग लॉस होगा, प्रेशर फुलनेस फील होगी क्योंकि आपका एंडोलिम्फेटिक सैक डिस्टेंडेड है। टिनाइटिस होगी जो कि कानों में रोरिंग टाइप की होगी। और फिर डिजी स्पेल्स होंगे। डिजी स्पेल्स को टुलियो फिनोमेना से एक्सप्लेन करोगे। उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी और चक्कर आ रहे हैं, टुलियो फिनोमेना। जब जोर से कानों में जोर से आवाज आती है तो उल्टी और चक्कर शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इस पिक्चर में क्या हो रहा है? पिक्चर में क्या हो रहा है? चक्कर आ रहे हैं, सब कुछ घूम रहा है। अच्छा, अगर जिसका सब कुछ घूम रहा है उसका बैलेंस ठीक रहेगा? जिसको चक्कर आ रहे हैं, जिसका सब कुछ घूम रहा है, उसका बैलेंस ठीक रहेगा? ठीक है, इसका बैलेंस खराब हो जाएगा।
और एटेक्सिया होगा, एटेक्सिया उसका गेट खराब होगा। जब मैं नीचे की तरफ देखूं और सारी जमीन घूम रही हो तो मेरा पाँव ठीक रहेंगे, मैं गिरने लग जाऊंगी। अब वर्टिगो से एटेक्सिया होगा, बुक में लिखा हुआ है। कैन यू एक्सप्लेन दैट नाउ, क्योंकि सब कुछ घूम रहा है तो जब मैं पाँव आगे रखूंगी सारा सर में सेमी सर्कुलर कैनाल ज्यादा, जी सेमी सर्कुलर कैनाल डिस्टेंडेड है, सेमी सर्कुलर कैनाल भी डिस्टेंडेड है, तो मेरी बैलेंस की इंफॉर्मेशन खराब जा रही। जब मैं पाँव आगे की तरफ बढ़ाऊंगी सारी जमीन घूम रही है, विल आई फॉल डाउन, एटेक्सिया होगा, मेरा गेट खराब हो जाएगा, मैं ठीक चल सकती हूँ इस हालत में। जब मैं स्क्रीन की तरफ देखती हूँ एवरीथिंग इज स्पिनिंग, ये देखो, ये देखो सारा स्पिन कर रहा है, जो कुछ समझ नहीं आएगा कि, और बंदा वो नीचे गिर जाएगा। ये अटैक जो होगा 20 मिनट्स लास्ट करते हैं, सिर्फ 20 मिनट्स के लिए सिम्टम्स होते हैं, इसीलिए एपिसोडिक सिम्टम्स कहा गया है। ठीक है, सिर्फ 20 मिनट्स लास्ट करते हैं ये। ये एमसीक्यू बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ मेनियर्स डिजीज, ए बी सी डी, क्या चीज? फ्लक्चुएटिंग डेफनेस होती है, सेंसरी न्यूरल इन वैरायटी, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल डेफनेस, सही है। यार इसका जो टिनाइटस है जो था वो पल्सेटाइल नहीं था, रोरिंग टाइप था, ये याद रखना। ये देखा इसने एमसीक्यू में ट्रिक किया हुआ है, टिनाइटस देख के सब इग्नोर करें, बस कि टिनाइटस की टाइप्स होती हैं, किसी को घंटियां सुनाई देती हैं, किसी को अलग टाइप का शोर सुनाई देता है, तो ये बी है इसका आंसर। इट्स नॉट पल्सेटाइल इन नेचर, इट्स रोरिंग इन नेचर। तो ये याद रखना, इसने चीट किया हुआ है और आप टिनाइटस देख के इग्नोर कर रहे हो कि हाँ जी टिनाइटस तो है, लेकिन कौन सी वैरायटी का? रोरिंग टाइप है। पल्सेटाइल भी हो सकता है टिनाइटस, लेकिन इसका रोरिंग टाइप का था, कंटिन्यूस था। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। पल्सेटाइल उनमें होता है जिनमें ग्लोमस ट्यूमर होता है, हाइपरटेंशन होती है, जिसमें वैस्कुलर कॉजेज होती हैं उनमें होता है। यहाँ पे वैस्कुलर कॉजिंग नहीं थी, इसमें रोरिंग या हिसिंग टाइप का टेनाइटिस है। अच्छा, एग्जामिनेशन करोगे ट्यूनिंग फोर्क से, क्या फाइंडिंग आएगी ट्यूनिंग फोर्क पे? ट्यूनिंग फोर्क पे क्या फाइंडिंग आएगी रेनीस टेस्ट में और वेबर्स टेस्ट में? रिजल्ट क्या होगा, इंटरप्रिटेशन क्या होगी? रेनी टेस्ट तो नॉर्मल होगा क्योंकि सेंसरी न्यूरल में और नॉर्मल एयर में पॉजिटिव रेनी होता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। लेकिन वेबर साइड लेटराइज टू द बेटर एयर होगा। और उसके बाद एक और बात लिखी हुई है, नया स्टेगमस मिलेगा अगर ड्यूरिंग एक्यूट अटैक पे आपके क्लिनिक पे बंदा आ जाता है मीनियर्स डिजीज का, वो कहता है मेरे कानों में शोर हो रहा है, मुझे उल्टी आ रही है, मेरा सर चकरा रहा है, तो आप क्या सस्पेक्ट करोगे? क्लिनिक पे आप बैठे हुए, एक बंदा आके कहता है मेरे सर में दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है मुझे, और मेरे कानों में बहुत शोर है, तो आप क्या सस्पेक्ट करोगे? डायग्नोसिस बताओ, ये बंदा क्लिनिक पे आया हुआ है और आदमी है अप्रोक्सीमेटली 45 ईयर्स का, मीनियस डिजीज सस्पेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि अगर ड्यूरिंग एक्यूट अटैक आपने उस बंदे को देख लिया तो नया स्टेगमस होगा। नया स्टेगमस का क्या मीनिंग होता है? नया स्टेगमस का क्या मीनिंग होता है? आई टू एंड फ्रो मूव करती है, लेट मी शो यू आई टू एंड फ्रो कैसे मूव करती है। स्क्रीन नजर आ रही है? इज इट विजिबल? जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है वो आ रही है नजर? ये नया स्टिग्मस है, आई टू एंड फ्रो मूव करी है, वो कोशिश कर रहा है कि बताने की कि ये इज नॉट स्क्विंट, ऑक्लूडर यूज करके। एक्यूट अटैक में उसकी आईज भी ऐसे मूव कर रही होंगी। यस, डांसिंग आईज, वेरी राइट। बैक टू ट्यूनिंग फोक किया, उसमें आपको रिनी टेस्ट पॉजिटिव आया जो कि नॉर्मल में होता है, बिकॉज इज नॉट अ कंडक्टिव डेफनेस।
फिर वेबर टेस्ट में लेटराइज टू बेटर एयर और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में रिड्यूस इन द इफेक्टिव एयर। आपने ये कर लिया। नेस्टैग्मस, अगर आपने इसको एक्यूट अटैक में देख लिया तो आइस पे नेस्टैग्मस भी मिल जाना है उसको। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कराओगे प्योर टोन ऑडियोमेट्री में राइजिंग टाइप ऑफ कर्व, ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, स्पीच ऑडियोमेट्री में डिस्क्रिमिनेशन स्कोर इज लेस। डिस्क्रिमिनेशन होता है कि उसको बात कानों तक पहुंच रही होती है लेकिन समझ नहीं सक रहा होता। ये कब होता है? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में। स्क्विंट महंगा होता है, नेस्टिग्मस में आंखें इधर उधर हिल रही होती है। महविश, उस वीडियो में नेस्टिग्मस था, स्क्विंट नहीं था। स्क्विंट महंगा होता है, नेस्टिग्मस में आंखें हिल रही होती हैं, लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे। अच्छा, पीटीए में राइजिंग टाइप ऑफ कर्व आएगा, ये मैं दिखा देती हूँ। राइजिंग टाइप ऑफ कर्व का क्या मीनिंग है, ये देखो। अब एज, इसमें जो आपने अगर मिनियस डिजीज का डायग्नोसिस बना लिया ना, तो उसके बाद हर 6 मंथ बाद बुला के आपने पीटीए कराना है। अब ये रेड कलर है, शोज के राइट ईयर का है, ठीक है। अब ये उन्होंने लिया हुआ पहले ए पे, जब पहले पहले आप बंदा आया था तब आपने इसको पहला करवाया पीटीए, प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट, ठीक है। तब उसको सिर्फ 10 का लॉस हुआ था। बाद में आपने करवाया ये बी, मतलब थोड़े दिन बाद ये राइट ईयर का उन्होंने सबका एक साथ ही बना दिया। इसमें 3 लाइनें, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस नहीं शो कर रहा, उन्होंने 3 टाइम्स का 6 6 मंथ वाला एक कान का एक ही पे बना दिया। फिर बी में उन्होंने बाद में बनाया, सी में उन्होंने बाद में बनाया। इसमें देखो राइजिंग टाइप ऑफ कर्व है कि जो नीचे वाली फ्रिक्वेंसीज है उनमें 50 डेसिबल का लॉस है, लेकिन जैसी फ्रिक्वेंसीज इंप्रूव करती हैं हेयरिंग लॉस बिल्कुल जीरो है, कोई हेयरिंग लॉस नहीं है डेसिमल्स पे। ये राइजिंग टाइप ऑफ कर्व है, ए जो बनाया हुआ है। अब लेट मी यूज अनदर कलर। जब आपने 6 मंथ बाद उसको बुलाया तो देखा है फ्लैट टाइप ऑफ कर्व होने लग गया। बी में ऑलमोस्ट देखो हायर फ्रिक्वेंसीज पे भी लॉस उतना ही रह गया, और फिर डिप्रेसिंग टाइप ऑफ कर्व हो गया। हायर फ्रिक्वेंसीज पे बहुत ज्यादा हो गया, फॉलिंग टाइप ऑफ कर्व हो गया। पहले राइजिंग टाइप ऑफ कर्व है ए, जिसमें हायर फ्रिक्वेंसीज पे कोई भी लॉस नहीं है, लोअर फ्रिक्वेंसीज में। फिर 6 मंथ्स बाद आपने इसको बुलाया, इसको 6 मंथ बाद फॉलो अप करवा के पीटीए आपने प्योर टोन ऑडियोमेट्री करवानी है, देखने के लिए कि कितना कितना लॉस हो गया। इज इट क्लियर कि ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस का नहीं है, ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का है। उन्होंने 6 6 मंथ्स बाद जो 3 उस बंदे की रिपोर्ट्स आई वो एक ही पे बना के दिखा दी हैं कि पहले ए में राइजिंग टाइप ऑफ का है, फिर फ्लैट टाइप है, फिर फॉलिंग टाइप है। इज इट क्लियर? अच्छा, दूसरी इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाते हैं। एक तो पीटीए करा ली, साहब को पता चल गया कि कौन सी फ्रिक्वेंसी पे है। फिर फॉलोअप के लिए फिर 6 मंथ बाद करवाओगे, फिर 6 मंथ बाद करवाओगे। पहले इनिशियल डायग्नोसिस, अगर वो बंदा आपने मीनियस डायग्नोसिस बनाया है और उसका कर्व जो है वो फ्लैट टाइप ऑफ कर्व है, तो आप क्या सस्पेक्ट करोगे कि डिजीज प्रोग्रेस कर गई है। यानी आपके डायग्नोसिस बनाने से कई मंथ्स पहले द पर्सन वाज हैविंग डिजीज। ठीक हो गया। अगर मीनियस डिजीज का पर्सन आपके पास आता है, आपने सही डायग्नोसिस बना लिया, बट उसका फ्लैट टाइप ऑफ कर्व आता है, इट मींस कि द पर्सन वाज हैविंग डिजीज सिंस अ कपल ऑफ मंथ्स। हाँ जी, इनिशियली हाई फ्रिक्वेंसी पे लॉस नहीं होगा, लेकिन बाद में हाई फ्रिक्वेंसी पे भी लॉस होने लग जाएगा। स्पीच ऑडियोमेट्री में डिस्क्रिमिनेशन स्कोर, डिस्क्रिमिनेशन होता है आवाज आपको आ रही है लेकिन आपके पास सेंस नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? सेंस नहीं आ रही क्योंकि ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। उसके बाद लिखा इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी, इसमें आप एसपी और एपी चेक करते हो। अच्छा, एसपी और एपी, एक होता है एक्शन पोटेंशियल जो हमेशा एयर में रिमेन करता है, ठीक है। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो एपी होता है, और समेटिंग एसपी होता है। समेटिंग पोटेंशियल वो तब होता है जब साउंड वेव्स आती हैं तब प्रोड्यूस होता है। एपी और एसपी को समझ आ गया। एक जो एपी है वो ऑलरेडी एक्शन पोटेंशियल है जो उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। एसपी है समेटिंग पोटेंशियल, जब साउंड आएगी तब। इसका एसपी टू एपी रेशियो 30 सिर्फ होता है, लेकिन इसमें एसपी टू एपी एपी रेशियो इंक्रीज होता है 30 से। इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंडेड है और थोड़ी सी आवाज इतनी ज्यादा एम्पलीफाई होती है घंटियां बजने लग जाती हैं। इज इट क्लियर? से somebody should write in chat के क्लियर हुआ एसपी टू एपी रेशियो। अच्छा,
एपी का मतलब है कुछ एक्शन पोटेंशियल ऑलवेज, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना, वो हमेशा रहता है इसमें, ठीक है, जब कुछ नहीं भी कंडक्ट कर रहे होते। लेकिन एसपी क्या होता है, समेटिंग पोटेंशियल, जब आपकी साउंड आती है तब वो बनता है। एसपी टू एपी रेशो 30 होता है नॉर्मल इंसान में, लेकिन इसमें ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल दोगे, इतनी ज्यादा वो डिस्टेंडेड है कि कानों में घंटियां बजने लग जाएंगी। इज इट क्लियर? आगे देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो जो एमसीक्यूज में देते हैं, ग्लिसरोल टेस्ट है। किसी को शुरू में जब मैंने फ्रंकल कराया था, ग्लिसरोल याद है? ग्लिसरोल को हम क्या कहते थे? एक वर्ड यूज किया था ग्लिसरोल के साथ, अगर किसी को याद हो ग्लिसरोल के साथ। यस, इसका हाइग्रोस्कोपिक था। ये क्या करता था, एब्जॉर्ब कर लेता था मॉइस्चर को। अगर हम ग्लिसरोल खिला के ये ऑडियोग्राम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगी। क्यों इंप्रूवमेंट हो जाएगी? एडीमा सबसाइड कर जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी एंडोलिम्फेटिक डक्ट्स जो है वो डिस्टेंडेड है, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स हुआ हुआ है। एसपी टू एपी रेशियो इंडिकेट करता है कि इसकी डिस्टेंडेड है, और थोड़े से स्टिमुलस से इतना ज्यादा उसको प्रोड्यूस हो रहा है कि उसकी नर्व्स तक शोर जा रहा है। ग्लिसरोल टेस्ट इज क्लियर कि वो जो था डिहाइड्रेटिंग एजेंट था, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट था। जब आप वो खिला के उसका लोगे ऑडियोग्राम तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एडीमा सबसाइड कर जाएगा। इम्प्रूवमेंट इसलिए आएगी, एडीमा लेस। देन देयर आर सम स्पेशल ऑडियोमेट्री टेस्ट, उनके सिर्फ नेम याद करने हैं, उनके मैकेनिज्म वगैरह नहीं आना चाहिए। ग्लिसरोल का पता होना चाहिए, पीटीए में किस टाइप ऑफ कर्व आता है इनिशियली, फिर लेटर ऑन, पहले राइजिंग फ्लैट फिर फॉलिंग आता है। उसके बाद इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी पता होनी चाहिए, एसपी टू एपी रेशो। एपी का मतलब होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑलवेज प्रेजेंट होता है। एसपी होता है जब स्टिमुलस आता है। ठीक हो गया? नॉर्मल इंसान में इट्स एसपी टू एपी रेशो इज 30, बट इनमें थोड़ा सा स्टिमुलस आता है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है समेटिंग पोटेंशियल। क्या क्वेश्चन है? नहीं, एस आई टेस्ट वगैरह के आपको सिर्फ नेम्स लिखने को आने चाहिए, उनके मैकेनिज्म्स नहीं करने, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ कि इसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या होगी। ग्लिसरोल जो है ना हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर है। जब आप ग्लिसरोल दोगे उसे तो उसका एडिमा सबसाइड कर जाएगा, तो उसकी हेयरिंग इंप्रूव हो जाएगी, तो ऑडियोमेट्री में बेटर। शाबाश। सॉल्ट ना दें, और क्या करें? सॉल्ट ना दें, बेड रेस्ट कराएं, उसे कहें चक्कर आ रहे हैं, उसका चल तो सकता नहीं, गिर जाएगा, तो उसे कहो आप लेट जाओ। पहले आप उसको रीअश्योर करो कि आपकी बीमारी क्या है, उसको एक्सप्लेन कर दो। फिर क्या करना है, उसे कहना है स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी, सॉल्ट कम लेना है, लेस वाटर लेना है, लेस कैफीन लेनी है, और स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है? काउंसलिंग में आपने उनको ये पॉइंट्स बताने हैं। रीअश्योर करना है कि बीमारी थोड़े से अटैक की थोड़ी देर के लिए लास्ट करेगा, 20 मिनट्स के बाद ठीक हो जाएगा, तो आप लेट जाए, चलें फिरे ना। क्योंकि चलोगे फिरोगे तो वर्टिगो इतना ज्यादा हो रहा है, उसका गेट खराब हुआ है, वो नीचे गिर जाएगा। अब ड्यूरिंग एक्यूट अटैक विच लास्ट 20 मिनट्स, कुछ लोगों का इससे भी ज्यादा लास्ट करता है, बट 20 मिनट्स कई हमने सिखाते हैं कि 20 मिनट्स में उसको कैसे मैनेजमेंट देनी है अगर कोई आपके पास आ जाता है। एक तो आपने उसको रीअश्योर करना है कि ठीक है अभी ये हो रहा है, इट विल सबसाइड, खत्म हो जाएगा। बेड रेस्ट ठीक लगवाना है क्योंकि उसको चक्कर आ रहे हैं, गिर ना जाए। ठीक है? वी डोंट वांट द पर्सन गेटिंग फ्रैक्चर्स। और सारी आदमियों की पिक्चर्स लगाइए टू मेक यू रिमेंबर इट्स मोर कॉमन इन मेन। आईवी फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट एडमिनिस्ट्रेशन कोई बता सकते हैं हम क्यों कर रहे हैं? आईवी फ्लूइड्स क्यों दे रहे हैं? वॉमिटिंग हो रही है तो इसको रिप्लेस करने के लिए। ठीक है? वेस्टिबुलर सेडेटिव्स दे रहे हैं, डायमेन हाइड्रमेट, डायमेन हाइड्रोनेट, प्रोमेथazine, वेजोडाइलेटर्स दे रहे हैं। वेजोडाइलेटर्स एक्यूट अटैक में आप कार्बोजन देते हो,
इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं लेब्रेंथाइन की सर्कुलेशन इंप्रूव हो, सर्कुलेशन इंप्रूव होगी तो एंडोलिम्फ अंदर की तरफ चला जाएगा, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो इतना ज्यादा खुला हुआ नहीं रहेगा। आईवी फ्लूइड्स हम वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए दे रहे हैं, लेट मी राइट इट, वॉमिटिंग के लिए, वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए नहीं दे रहे, वॉमिटिंग हो रही है तो उसका फ्लूइड लॉस हो रहा है, वी डोंट वांट द पर्सन टू बी डिहाइड्रेटेड, वेसोडाइलेटर कार्बोजन देते हैं, और इसलिए क्योंकि इंप्रूव करनी हमने लेब्रेंथाइन की सर्कुलेशन, जब सर्कुलेशन इंप्रूव होगी तो वो जो एडिमा हुआ है, वो जो फूली हुई है, वो खुद ब खुद ही ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएगा एंड इट विल गेट बेटर। अच्छा, वेस्टिबुलर सेडेटिव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि चक्कर आ रहे हैं, वेस्टिबुलर सेडेटिव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि चक्कर आ रहे हैं, द पर्सन इज हैविंग वर्टिगो। अब फिर उसके बाद क्रॉनिक मैनेजमेंट में, क्रॉनिक में यानी उसको बार बार अटैक होते रहते हैं, तो आप क्या करोगे, उसको वेस्टिबुलर सेडेटिव्स दोगे 2 मंथ के लिए, फिर उसके बाद डोज कम करके 1 मंथ के लिए प्रोक्लोप्रजीन दोगे, वेस्टिबुलर डायलेटर्स दोगे ताकि सर्कुलेशन अच्छी हो और उसका एंडोलिम्फ एब्जॉर्ब होता रहे, क्योंकि वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन थी वो इस्कीमिया था, ब्लड सप्लाई कान की कम होती है तो एंडोलिम्फ एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। अब ये बताओ डायूरेटिक्स क्यों दे रहे हैं और उसके साथ पोटेशियम सप्लीमेंट्स क्यों दे रहे हैं? चैट में जल्दी से आंसर करो, वी आर लेफ्ट विद वेरी लेस टाइम। क्योंकि अगर हम वाटर को और सॉल्ट को निकाल देंगे, सोडियम को निकाल देंगे, तो उसकी स्वेलिंग भी सबसाइड कर जाएगी, जो उसकी इनर एयर की स्वेलिंग हुई पड़ी है। और जब हम फ्रूसिमाइड यूज करते हैं तो पोटेशियम बाहर निकल जाता है, तो इसलिए हमने इसको पोटेशियम भी रिप्लेस कर दिया। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो कि फ्रूसिमाइड जो था वो ऑटोटॉक्सिक था, फ्रूसिमाइड जो था वो ऑटोटॉक्सिक था, तो अब उसकी जगह कोई और डायूरेटिक दे सकते हैं हम? कौन सा वाला देना है? थाइजाइड डायूरेटिक दे दो, हाइड्रोक्लोर थाइजाइड दे दो। अच्छा, उसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ एलर्जेन, अगर कोई फूड एलर्जी है जिससे आपको ये अटैक ट्रिगर होता है तो प्लीज उस फूड को उसको बता देना है कि अवॉइड करना है। हार्मोन रिप्लेसमेंट किन पे करवाना है और कौन सा हार्मोन रिप्लेस कराना है? थायराइड हार्मोन रिप्लेस करवाना है हाइपोथायराइडिज्म के, ये स्पेशल केस में हम राइटिंग है, जिस स्पेशल केस में करना है जिनमें आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो हाइपोथायराइड का पेशेंट है, अदरवाइज हर किसी में ये इफेक्टिव नहीं होगा। और थायराइड को डिस्टर्ब नहीं करना आपने हर किसी को ड्रग्स लिख के, ठीक है, जिसका है प्रॉब्लम सिर्फ ये उन्हीं में करना है। अच्छा, अब मुझे एक्यूट फेस की मैनेजमेंट किसी को याद है तो रिपीट करवाए। एक्यूट फेज में क्या करना था? ये शोर करके उसको लिटा देना है, शाबाश लिटा दिया, देन व्हाट नेक्स्ट, उसको रेस्ट करे, उसको देने हैं हमने फ्लूइड्स देने हैं क्योंकि वॉमिटिंग हो रही है, उसके बाद फ्लूइड्स दे दिए हमने, वेस्टिबुलर डायलेटर्स दे दिए ताकि सर्कुलेशन इंप्रूव हो और एंडोलिम्फ उसका एब्जॉर्ब हो जाए ब्लड में, व्हाट एल्स, सिडेटिव्स दे दिए कि उल्टियां ना आए उसको, और क्या चीज दी? बेड रेस्ट, सेडेटिव, वेस्टिबुलर डायलेटर्स, आईवी फ्लूइड। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या कर रहे हैं, जेंटामाइसिन जो है वेस्टिबुलर टॉक्सिक है, ठीक है, ये वेस्टिबुलर टॉक्सिक है, तो हम कान के अंदर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से जाएंगे अंदर और ये इंजेक्शन लगा देंगे, क्यों? एक वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग की क्यों हेल्प ले रहे हैं हम? कैन समबडी एक्सप्लेन कि हम एक जेंटामाइसिन वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग लगा रहे हैं, एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक इज, देयर इज नो इन्फेक्शन, व्हाई आर वी डूइंग इट? भाई हम चाहते हैं वेस्टिब्यूल डैमेज हो जाए,
फ्लूइड को ना हम एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, ना हम उसकी प्रोटेक्शन कम करा सकते हैं कि बस सिम्टम्स ना हो, उसको उल्टियां ना आए, चक्कर ना आए। जस्ट वी वांट टू डिस्ट्रॉय वेस्टिब्यूल। यस, वर्टिगो भी ना हो, उल्टियां भी ना आए उसको, तो हम इसको वेस्टिबुलर फंक्शन को खत्म करना चाहते हैं। केमिकल एब्लेट करें, केमिकल उसकी डेथ कॉज करें वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग देके, हालांकि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं है, वी जस्ट वांट टू किल। अच्छा, और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करोगे आप, एंडोलिम्फेटिक डक्ट की क्या करोगे, डीकम्प्रेशन करोगे। डीकम्प्रेशन ऐसे करोगे कि पहले ओटेक कैप्सूल होते हैं, ठीक है, बोन होती है और अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो आप उस बोन को निकाल दो, बोन को सारा हटा दो, तो इस तरह से मैक्सिमम उसको डिस्टेंशन की प्लेस मिल जाएगी, वो फटेंगी नहीं मेम्ब्रेन्स। इज इट क्लियर कि डीकम्प्रेशन में क्या करना है? फिर शंटिंग प्लेस कर दो, या उसको आप सीएसएफ में ड्रेन करवा दो, ड्रेनेज, ठीक है, सीएसएफ में ड्रेन करवा दो, या आप उसको मेस्टॉइड से बाहर ड्रेन करवा लो, ठीक है। सिंथेटिक ड्रेन, इसमें क्या करना है, एक तो बोन बने हैं, बोन के नीचे मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, बोन को आप रिमूव कर दो तो मैक्सिमम मेम्ब्रेन्स को स्पेस मिल जाएगी, बोन तो रिजिड होती है ना, बोन तो रिजिड होती है, तो आप बोन को हटा दो सारी, तो मेम्ब्रेन जितनी मर्जी चाहे वो फूल सकती हैं। दूसरी बात है, आप शंट क्रिएट कर दो, सीएसएफ में इसको ड्रेन करवा दो एंडोलिम्फ को, या फिर मेस्टॉइड से बाहर निकाल दो। उसके बाद है कि सैक को ही रिमूव कर दो एक्सीजन करके, ठीक है, या बोन को रिमूव करवा ताकि मेम्ब्रेन अच्छी तरह से फूल सके। दूसरा, आप सीएसएफ में ड्रेन करवा दो शंट क्रिएट करके, या फिर एक्सटर्नल शंट क्रिएट करवा के मेस्टॉइड से बाहर निकाल लो। दूसरा बात, डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स पे आ गए हम, इसमें लेब्रिंथेक्टमी करनी है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो थ्रू लेटर सेमी सर्कुलर कैनाल से, मेस्टॉइड एरिया से, ट्रांस कैनाल एरिया से। जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं वो मेम्ब्रेन्स बिल्कुल सारी खुल जाएंगी, और मिक्स क्या होने का, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, अंदर से सारा खुल जाएगा। मेम्ब्रेन्स को बिल्कुल खोल दो सारी, जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, और इस तरह से वो मेस्टॉइड से उनको रिमूव कर लो फ्लूइड को। एक है मिनियट्स डिजीज। मिनियट्स डिजीज में क्या होता है, मेरिंगोटमी करते हैं। व्हाट इज मेरिंगोटमी? मेरिंगोटमी क्या चीज होती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में 2 mm का डिसीजन दिया और वेंटिलेशन ट्यूब डाल दी, ठीक है, ट्यूब डाल दी, उससे क्या हुआ, ये ग्रोमे इंसर्ट कर दिया उसने। अब ग्रोमे में क्या हुआ, आप एयर प्रेशर दोगे वक्फन में वक्फन, अब जब ये एयर प्रेशर दोगे तो ब्रेन ट्यून हो जाएगा कि ऐसा होता है एक्यूट अटैक में, जब इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर दोगे इनर एयर फ्लूइड को तो सुकून मिलेगा। ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं होगा, दिन में 3-4 दफा आप उसको देते रहोगे प्रेशर, तो ब्रेन को आदत हो जाएगी, जब सडनली प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो इतना रिएक्शन शो नहीं करेगा, वर्टिगो नहीं होगा। अच्छा, इसमें मेमूना क्या करें हम, मिनियस डिवाइस कहते हैं, इसमें आपने इंसिजन दिया टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में 2 mm का, और ग्रोमे इंसर्शन कर दी, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने प्रेशर देना है इसको, एयर प्रेशर देना है। जब प्रेशर दोगे तो क्या होगा, सेम जो है मिनी, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर देना है, पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर मतलब अंदर की तरफ प्रेशर आना है। प्रेशर दोगे तो उससे क्या होगा, सेम फिनोमेना क्रिएट होगा जो कि मिनियस डिजीज के एक्यूट अटैक में होते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए दे रहे हो, 5-5 मिनट के लिए, एक दिन में 3-4 दफा दे रहे हो। इससे क्या होगा कि रिलीफ होगा, और ब्रेन को पता होगा कि जब ऐसे एकदम ऑल ऑफ सडन सिम्टम्स क्रिएट होते हैं उसकी डिस्टेंशन से, वो क्रिएट नहीं होंगे। ब्रेन को ट्यून करवा रहे हैं, यस, हैबिचुअल करा रहे हैं ब्रेन को, उसको ये वाला स्टिमुलस पहले से मिला हुआ होगा, जो हम ये फेक मिनिट से प्रेशर दे दे के उसको यूज टू करा रहे हैं। अच्छा, लेब्रिंथ डिस्ट्रक्शन से नहीं होगा हेयरिंग लॉस, क्योंकि नर्व को हम नहीं कर रहे, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, ये इसमें क्या कर रहे हो, आप ब्रेन को आदत डलवा रहे हो प्रेशर दे दे के, कि एक दफा जब सडनली प्रेशर इंक्रीज हो तो उसको उल्टियां आने लग जाती, चक्कर आने लगते हैं, वो नहीं होगा। दिन में 3-4 दफा, या आपने क्या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में होल करके ग्रोमे इंसेशन कर दी, उस ग्रोमे को कनेक्ट करते हो पाइप से और प्रेशर देते हो, ठीक है, हल्का सा थोड़ा पॉजिटिव प्रेशर देते हो, तो फिर ब्रेन यूज टू हो जाता है। उल्टा जब
मीनियस डिजीज होगी तो ऑल ऑफ अ सडन इतने स्वेयर सिम्टम्स नहीं आएंगे, ठीक हो गया। ऑल ऑफ अ सडन इतने स्वेयर सिम्टम्स नहीं आएंगे क्योंकि आपका ब्रेन यूज्ड टू हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अ 50-year-old मैन, व्हाट डिड आई टेल यू कि ये बंदों में 40 to 60 में ज़्यादा होती है, और है 50-year-old मैन वर्किंग इन अ फैक्ट्री गॉट एन अटैक ऑफ सडन विटियागो, चक्कर आने लग गए, उसने काम करना छोड़ दिया क्योंकि चक्कर आ रहे थे। अटैक वाज एसोसिएटेड विद नोजिया, उल्टी आ रही थी, विच लास्टेड अबाउट हाफ एन आवर, अबाउट 1 hour, सॉरी 60 मिनट्स का इसका अटैक था। अच्छा, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ 3 सच अटैक, 3 दफा हुआ है लास्ट 1 year में। ये हिस्ट्री से पिकअप कर रहे हो कि क्या क्या हो रहा है? 50-year-old मैन आया है, उसको वर्टिगो का अटैक हुआ है, वो काम करना छोड़ देता है, ठीक है, साथ में उसको उल्टी फील होती है। जब आपने उसका एग्जामिनेशन किया एयर्स का तो एयर तो बिल्कुल ठीक लगते हैं, बीपी भी नॉर्मल है। ट्यूनिंग फोर्स टेस्ट में क्या आता है, माइल्ड सेंसरी डेफनेस आ गई और लेफ्ट ईयर में आई, तो अभी एक ईयर में कैन इन्वॉल्व बोथ ईयर लेटर ऑन, जो कि कंफर्म हो गई ऑडियोमेट्री से। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? मीनियस डिजीज। हाउ विल यू ट्रीट द पेशेंट? पेशेंट की ट्रीटमेंट क्या करनी है? मेडिकल ट्रीटमेंट देनी है उसको। ड्यूरिंग अटैक उसे कहना है आप रेस्ट करें, लेट जाएं, फ्लूइड्स लगाएं, वेस्टिबुलर सेडेटिव्स दें, वेजोडाइलेटर दो उनको ताकि सर्कुलेशन इंप्रूव हो और फ्लूइड। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है, हाँ पहले आपने लिखना है कि जब आपको इसमें ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रॉफ में भी आप लोग गलती करते हो, कि आपने लिखना है 2 हेडिंग्स, ड्यूरिंग एक्यूट अटैक और ड्यूरिंग क्रॉनिक, 2 हेडिंग्स बनानी है, ठीक है। एक्यूट अटैक में बंदे ने क्या करना है, और सिंस अब तो उसको पिछले 7 साल से उसको ये सब कुछ हो रहा, 3, और क्रॉनिक में कौन सी वाली चीजें उसको लिख के देनी है, एक्यूट अटैक में क्या खाया और क्रॉनिक में क्या खाया वो। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इंस्ट्रक्शंस विल यू गिव टू द पेशेंट, इंस्ट्रक्शंस क्या देनी है उसको, इंस्ट्रक्शंस बताओ सारे, इंस्ट्रक्शंस बताओ। सॉल्ट ज्यादा ना लें, वेरी गुड। स्मोकिंग नहीं करनी, लो सॉल्ट लो वाटर, कैफीन अवॉइड करनी है। स्ट्रेस बिल्कुल परेशान नहीं होना क्योंकि स्ट्रेस से उल्टा अटैक हो जाता है। और उसको कहना है कोई बात नहीं, ये 20 to 60 मिनट अटैक लास्ट करता है, इट विल गेट बेटर, ठीक है। सारा उसको एक्सप्लेन करना है, उसको समझाने कोई बात नहीं, इट विल गेट बेटर, और मैं आपका फॉलोअप करती रहूंगी या करती रहूंगा। इसके डीडीज हैं, वेस्टिबल से रिलेटेड डिजीजेस, ठीक हो गया। इनके सिर्फ नेम्स याद करने, यू डोंट नीड टू नो। एक्वेस्टिक न्यूरोमा, वेस्टिबुलर मिग्रेन हो सकता है, उसमें भी उल्टियाँ आती हैं और वो वेस्टिब्यूल से रिलेटेड होता है। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस हो सकता है कि वेस्टिबुलर नर्व की इंफ्लेमेशन हो सकती है। वायरल लेब्रेंथाइटिस हो सकता है, BPPH। वेस्टिबुलर बेसिलर इंसफिशिएंसी हो सकती है। ये आपने डीडीज याद करने हैं, ये पूछे जाएंगे प्रॉफ में। उसके बाद मैं रिवाइज करवा रही, उसमें क्या हुआ था, अटैक ऑफ वर्टिगो हुआ था, टेनाइटिस हुआ था, हेयरिंग लॉस हुआ था ओवर ईयर्स, और ड्यूरिंग एक्यूट अटैक में पेशेंट को लगता था कि उसके कान फट जाएंगे। अब जिनको समझ आ गया वो चले जाएं, और जो रुकना चाहते हैं उनकी 2-3 थ्योरीज जो हैं आई विल ट्राई टू सॉर्ट देम आउट।